अच्छा जी, आइनोट्रोपिक एजेंट्स के अंदर हम लोगों ने बात कर ली सबसे पहले डिजॉक्सिन की। इसके अलावा दो और कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें हम बात कर लेते हैं बीटा 1 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की और साथ में फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स की। ये बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर में, जबकि डिजॉक्सिन की हमने बात की थी कि वो हम लोग क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ किया जाता है, रिट्रैक्टेबल सिस्टोलिक फेलियर के अंदर। तो बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है वो किस तरह से वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिसमें डोपामीन और डोपामिन आ जाता है। ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाते हैं ऑन द मायोसाइट्स और कैम पाथवे के थ्रू जो है वो कैल्शियम चैनल्स की फोस्फोराइलेशन काज करवा देते हैं। जब ये फोस्फोरिलेट होता है, इसकी ओपनिंग हो जाती है और देन कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और दोबारा से कैल्शियम ओवरलोड की वजह से हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा, वही तमाम मैकेनिकल इफेक्ट्स जो कि डिजॉक्सिन काज कर रहा था। ठीक है, सेकेंडली आ जाता है फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स। इनका क्या काम है कि जो साइक्लिक एएमपी का लेवल है उसको डिग्रेड होने से बचा रहे होते हैं इनटू एएमपी। ठीक है, फोस्फोडाइएस्ट्रेज का एंजाइम साइक्लिक एएमपी को एएमपी में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब ये जो इनहिबिटर्स हैं ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका लेवल जो है वो राइज ही रहता है और कंटिन्यूसली जो है वो कैल्शियम चैनल फोस्फोरिलेटेड फॉर्म में रहते हैं। और दोबारा से वही बात है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी कैल्शियम की वजह से और कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा जी, बाकी जो ड्रग्स बच जाती हैं उनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, जिसमें हम बात करेंगे एस इनहिबिटर्स और या एआरबीज की, डायोरेटिक्स या एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, वेजोडाइलेटर्स की। ठीक है, और फिर वो ड्रग जो कि नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट काज कर रहा है, दैट इज़ द बीटा ब्लॉकर। ठीक है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो ये तमाम ड्रग्स जो कि हम लोगों ने कहा कि विदाउट एनी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, इनका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हार्ट फेलियर में किस तरह से अपना रोल अदा कर रही हैं। हम लोगों ने हार्ट फेलियर में स्टार्टिंग में बात की थी कि रास सिस्टम एक्टिवेशन होती है जो कि फर्दर जो है वो कार्डिक फेलियर को डिटेरिएट कर रहा होता है, हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा करवा रहा होता है ड्यू टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ द वेजल्स, ड्यू टू एल्डोस्टेरोन साल्ट एंड वाटर रिटेंशन की वजह से और कार्डिक रीमॉडलिंग की वजह से हार्ट के ऊपर फर्दर जो है वो वर्कलोड ज़्यादा करवा रहा होता है और हार्ट फेलियर को फर्दर एग्जैबरेट कर रहा होता है। तो अब हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे, एस इनहिबिटर्स दे देंगे, एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर ब्लॉकर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या साल्ट और वाटर रिटेंशन को इनहिबिट करने के लिए ऑफ कोर्स ये बात है हम लूप डायोरेटिक्स या थायराइड डायोरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एस इनहिबिटर्स के अंदर आ जाती हैं हमारी कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल वगैरह, जितने भी प्रिल्स आ जाते हैं दैट आर एस इनहिबिटर्स। उनका काम क्या है कि एस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1-2 के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होता और ना ही ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन हो पा रही होती है। एक तरफ वेजोकंस्ट्रिक्टर का लेवल जो कि एंजियोटेंसिन 2 है उसका लेवल कम हो जाता है और साथ साथ जो ब्रेडिकाइनिन है विच इज़ अ वेजोडाइलेटर उसका लेवल इन्हांस हो जाता है। नेट रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि वेजल्स की डायलेशन होगी। वीन्स की डायलेशन होने की वजह से क्या होगा, प्री लोड कम हो जाएगा हार्ट के ऊपर जो आने वाला था, और आर्ट्रियोल्स की डायलेशन की वजह से आफ्टर लोड जो था हार्ट के ऊपर वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है वो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं हार्ट के लिए जो कि फेलियर के अंदर जा रहा होता है, जिसके ऊपर हम लोगों ने वर्क लोड कम कर दिया। अब थर्डली क्या होगा, पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग जो हो रही थी एंजियोटेंसिन 2 की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगी। चौथी बात ये होगी कि एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम होगी, जिसकी वजह से साल्ट वाटर की रिटेंशन कम होगी, ब्लड वॉल्यूम कम होगा और अगेन प्रीलोड कम हो जाएगा। और फाइनली ये होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन कम हो जाएगी ड्यू टू एंजियोटेंसिन 2, और अगेन जो है वो प्री लोड आफ्टर लोड, क्योंकि वेसल्स डायलेट कर जाएंगी जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिस्चार्ज कम होगा, प्री लोड आफ्टर लोड दोबारा से कम हो जाएगा और साथ साथ हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। सो ये तमाम बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं जो कि हमें एस इनहिबिटर्स को इस्तेमाल करने से मिलते हैं, और ये तमाम जो है वो फर्दर जो हार्ट फेलियर की डेटोरिएशन हो रही थी ड्यू टू दिस रास सिस्टम उसको इनहिबिट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। सो इसके अगर यूजेस की बात करें तो ऑफ कोर्स ही बात है हम इसको कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमने हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ी थी उसके अंदर भी हम लोगों ने एस इनहिबिटर्स की बात की थी, वो किस तरह से इनका रोल होता है। ठीक है, रिसेंट अगर एमआई हो तो उसके अंदर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग को इनहिबिट कर रही होती हैं, तो रिसेंट एमआई के अंदर ये बेनिफिशियल है। साथ साथ डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरह से कि जो आ जाती है हमारी अफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स विद इन द किडनी। ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स के ऊपर बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं। जब एंजियोटेंसिन 2 का लेवल ज़्यादा होता है तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल्स की करवा देती है कॉन्स्ट्रिक्शन, और पीछे जो है वो प्रेशर ग्लोमेरुलस के अंदर ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ऊजिंग आउट हो रही होती है फ्लूइड की यहाँ से। ठीक है, मेसेंजियम के अंदर चला जाता है फ्लूइड वगैरह, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी की कंडीशन हमें नज़र आती है।
तो इस ऐसी कंडीशन के अंदर एस इनहिबिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि ये इफरेंट आर्टरियोल्स की जो वेसोकंस्ट्रिक्शन है उसको कम कर देंगे, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं है, ठीक है। तो जिसके रिजल्ट में जो ग्लोमेरुलाई के अंदर हाइपरटेंशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स वाई दीज आर बेनिफिशियल इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी। लिपिन कोड की ये फिगर है एस इनहिबिटर्स की बताई गई है। एस इनहिबिटर डिक्रीज कर देते हैं एंजियोटेंसिन 2 का लेवल, जबकि इंक्रीज कर देते हैं ब्रेडिकाइनिन का लेवल, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 कम होगा तो सिंपैथेटिक आउटपुट कम होगी, वेसोडाइलेशन होगी, सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन कम होगी। ओवरऑल इफेक्ट्स क्या हो रहा है कि प्री लोड और आफ्टर लोड हार्ट के ऊपर कम हो रहा है। जब उसके ऊपर बोझ कम होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी और ओवरऑल क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। और ये एक डिज़ायरेबल इफेक्ट था जो कि हमें चाहिए था, क्योंकि मेन मसला ये था ना हार्ट फेलियर के अंदर कि हार्ट फेलियर का मतलब हमने क्या कहा था कि जो फेलियर हार्ट है वो बेसिकली अपने कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उतना नहीं बढ़ा पा रहा जितना कि हमारी पेरिफेरल टिश्यूज़ की डिमांड है। तो अब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, दैट कैन फुलफिल द पेरिफेरल टिश्यूज़ डिमांड। अच्छा जी, एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं एस इनहिबिटर्स की। तो आपने निमोनिक याद रखना है, कैप्टोप्रिल, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा सी फॉर कफ, ए फॉर एंजियोडीमा। ये बेसिकली राइज लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन की वजह से ये दो कॉम्प्लिकेशंस हमें नज़र आती हैं। थर्डली प्रोटीन यूरिया हो सकता है। फोर्थ टेस्ट के चेंजेस, हाइपोटेंशन, क्यों, क्योंकि वेसल्स की डायलीशन हो रही है तो इस वजह से हाइपोटेंशन की कंडीशन नज़र आ सकती है। पी फॉर प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये और साथ में ARBs दोनों जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। रेश वगैरह हो सकती है। आई फॉर इंक्रीज लेवल ऑफ पोटाशियम एंड रेनन, क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है ना। एंजियोटेंसिन नहीं है, एंजियोटेंसिन 2 नहीं है, तो एल्डोस्टेरोन का लेवल कम है, एल्डोस्टेरोन कम है तो सोडियम की रिटेंशन और पोटाशियम की सिक्रीशन नहीं हो रही। जब पोटाशियम सिक्रीट नहीं हो सकेगा, बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा, तो पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और साथ में रेनिन का लेवल भी। और एल फॉर लो एंजियोटेंसिन 2 का लेवल भी लो होता है और एल्डोस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज़ होता है ड्यू टू यूज़ ऑफ एस इनहिबिटर्स। साथ में ही आपने बात कर लेनी है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की, जिसमें आ जाते हैं ऐसी तमाम ड्रग्स जिसका सफिक्स आ जाता है सर्टान, ठीक है, लोसर्टान, कैंडेंसर्टान, वेलसर्टान, और इसके भी मतलब सेम ही इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। बेसिकली ये एंजियोटेंसिन 2 को जिन जिन साइट्स के ऊपर वो जाके एक्ट कर रहा है वहाँ पे ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन इसका क्या काम है कि ये एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को मेनली ब्लॉक कर रही हैं, इसका कोई मतलब ताल्लुक नहीं आ जाता। ये बेसिकली हम लोग अल्टरनेट यूज़ कर रहे होते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनको एस इनहिबिटर्स यूज़ करने से कफ या फिर एंजियोडीमा की कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़े, तो उसके अंदर हम लोग स्विच अप कर लेते हैं ARBs के साथ, क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन के लेवल को जो है वो राइज नहीं कर रही होती। सिर्फ ये क्या करती हैं कि एंजियोटेंसिन 2 जिन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट कर रहा है उनको ब्लॉक कर देती हैं। जैसे वेसल्स के ऊपर वेसोकंस्ट्रिक्शन काज करवा रहा था तो वो नहीं होगा। सारे सेम इफेक्ट्स होंगे जिस तरह के एस इनहिबिटर्स के हम लोगों ने डिस्कस किए, एक्सेप्ट कि ब्रेडिकाइनिन का लेवल जो है वो ये राइज नहीं करवा रहा होता। अच्छा जी, आगे हम बात कर लेते हैं डायोरेटिक्स और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं हार्ट फेलियर में काफ़ी एक्सटेंसिवली। लूप डायरेटिक्स जब सीवियरली हार्ट का फेलियर हो तो उस कंडीशन के अंदर एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट आ जाती हैं टू डिक्रीज द पल्मोनरी एडीमा। लूप डायरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और कंजेशन वगैरह जो हो जाती है, चूँकि हमें पता है कि हार्ट फेलियर के अंदर चूँकि ब्लड जो है वो आगे की तरफ पंप नहीं हो पा रहा होता, खासतौर पे सिस्टोलिक फेलियर के अंदर ब्लड की पूलिंग होती है, दैन बैक फ्लो होता है। बैक फ्लो के रिजल्ट में वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पूल हुआ, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, पीछे जो है वो पल्मोनरी वेन्स के अंदर जाएगा, पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ वो लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स के जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं वहाँ से ऊज आउट हो जाता है ब्लड और वहाँ पे पल्मोनरी एडिमा की कॉम्प्लिकेशन हमें नज़र आती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो हम लोग लूप डायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने याद रखना है कि लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर के अंदर पल्मोनरी एडिमा प्रोमिनेंट होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो तो वहाँ पे जो है वो सिस्टेमिक हमें एडिमा की कंडीशन नज़र आती है। थायराइड डायरेटिक्स की बात की जाए तो वो हम माइल्ड हार्ट फेलियर के अंदर जो है वो थायराइड डायरेटिक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका भी मेन मकसद क्या है, सॉल्ट और वाटर की डिटेंशन नहीं होने देंगे, ठीक है, डायोरेटिक्स डायोरेसिस काज करवाएंगे और जिसकी वजह से और लॉन्ग टर्म में जो है ये वेसल्स को डायलेट भी करवा सकते हैं। तो दो इनकी इंपॉर्टेंस है, एक तो सॉल्ट वाटर की डिटेंशन नहीं होगी, प्री लोड कम होगा तो अगेन हार्ट के लिए पंप करना आसान होगा, साथ साथ जो एडिमा की कंडीशन है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। स्पाइरिनोलेक्टोन और एप्लिरेनोन जो आ जाते हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इनका फ़ायदा क्या है कि ये बेसिकली जो हाइपोकलीमिया हो रहा होता है ड्यू टू यूज़ ऑफ डायोरेटिक्स, ये उसको इनहिबिट करवा रहे होते हैं, ठीक है।
साथ साथ जो है ये जो पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग हो रही है ड्यू टू एल्डोस्टेरोन उसको इनहिबिट करवा रहे होते हैं। चूंकि ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ना, तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? एल्डोस्टेरोन का फंक्शन है कि सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाना और पोटाशियम की सिक्रीशन करवाना। जब एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स ही इनहिबिट हो जाएंगे तो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, सोडियम वाटर के साथ जो है वो डायरेसिस हो जाएगी, डायरेसिस और नाइट्रीयूरेसिस हो जाएगी। और पोटाशियम जो कि सिक्रीट हो रहा था वो सिक्रीट नहीं हो सकेगा जबकि बॉडी में रिटेन रहेगा, इस वजह से जो है वो हाइपोकैलेमिया नहीं हो सकेगा जबकि पोटाशियम का लेवल जो है वो राइज करेगा। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आ जाती हैं ये दो ड्रग्स। साथ साथ आगे लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, दैट आर वेजोडाइलेटर्स, जो कि ऐसी ड्रग्स फिर इनमें भी हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं ऐसी वेजोडाइलेटर्स को जो कि हम लोग एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज़ कर रहे हैं और ऐसे वेजोडाइलेटर्स जो कि हम क्रोनिक केसेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। एक्यूट केसेस में हम लोग नाइट्रोप्रोसाइड का इस्तेमाल करते हैं और नाइट्रोग्लाइसरीन वगैरह का, और जबकि जो क्रोनिक केसेस हैं उसमें हम लोग हाइड्रोलाजीन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, लास्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस एजेंट्स की जो कि हम हार्ट फेलियर में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है नेजेरिटाइड विच इज़ अ सिंथेटिक नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। देन सेकेविट्रिल और वेलसरटान की बात कर लेते हैं। वेलसरटान तो हमें पता है ना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। साथ साथ हम लोग एक और इसके साथ कम्बिनेशन कर लेते हैं सेकेविट्रिल की विच इज़ नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। इन दोनों का कॉम्बो जो है वो काफ़ी यूज़फुल है। इसका मैकेनिज्म की बात कर लेंगे और SGLT2 इनहिबिटर्स की बात करेंगे जिनमें एम्पाग्लिफ्लोजेंस आ जाते हैं। बेसिकली SGLT2 क्या है? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर है। ये क्या करता है कि जो सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है इन द प्रोक्सिमल टिब्यूल, वहाँ पे जो है वो सोडियम और ग्लूकोज की को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है। जब इनहिबिट हो जाएंगी सोडियम और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और दोबारा से जो है वो नाइट्रीयूरेसिस और डायरेसिस होगा। ये बेसिकली हेल्पफुल आ जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, इनको हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी दो की हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अच्छा, सेकेविट्रिल और वेलसरटान का जो कम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंड नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, ठीक है, ये कॉम्बो किस तरह से वर्क करता है? जो सेकेविट्रिल है वो इनहिबिट कर लेते हैं नेप्रिलाइसिन को। ये वो एंजाइम है जो कि बेसिकली वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स की ब्रेक डाउन करवा रहा होता है। ठीक है, जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स की ब्रेक डाउन नहीं हो सकेगी, जिसमें आ जाते हैं BNP ANP वगैरह। ये दोनों जो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स हैं ना, ये बेसिकली रिलीज़ हो रहे होते हैं जब हार्ट फेलियर की कंडीशन में रिलीज़ होते हैं और ये नाइट्रोयूरेसिस और डायोरेसिस वगैरह काज करवा रहे होते हैं। साथ साथ एंजियोटेंसिन 1, 2 और ब्रेडिकाइनिन वगैरह भी आ जाते हैं। जब इन तमाम नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स की ब्रेकडाउन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा कि इनके लेवल जो है वो राइज हो जाएगा इन तमाम का, जिसके रिजल्ट में हमें वेजोडाइलेशन नजर आएगी क्योंकि ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा है, नाइट्रोयूरेसिस नजर आएगी, ANP BNP का लेवल ज़्यादा है, कार्डिक रीमॉडलिंग जो है वो कम हो जाएगी और साथ साथ रेनिन और एल्डोस्टेरोन का रिलीज को भी ये जो BNP और ANP हैं ये कम करवा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर वेलसरटान आ जाता है और इसका मैकेनिज्म हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर आ जाता है दैट इज़ AT1 रिसेप्टर, ठीक है, उसको इनहिबिट करते हैं। उसको इनहिबिट करने से हमें पता है एंजियोटेंसिन 2 का एक्शन सारे ख़त्म हो जाएंगे, वेसल्स डायलीट करेंगी, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिस्चार्ज कम होगा, सोडियम और वाटर की रिटेंशन कम होगी और कार्डिक रीमॉडलिंग कम हो जाएगी। सो इन दोनों के जो इफ़ेक्ट्स हैं, साइनर्जिज्म जो है एक हमें मिलेगा और मोर्टेलिटी वगैरह को डिक्रीज कर सकते हैं इन द हार्ट फेलियर पेशेंट। इस साइनर्जिज्म का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि प्री लोड कम होगा, आफ्टर लोड कम होगा और साथ साथ जो फाइब्रोसिस है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो कि हेल्पफुल है हार्ट फेलियर के अंदर। अच्छा जी, आखिर में हम बात कर लेते हैं अपने बीटा ब्लॉकर्स की, जिसमें आ जाते हैं बाइसोप्रोलोल, कार्वेडिलोल, मेटोप्रोलोल वगैरह। ये बेसिकली वो ड्रग्स हैं विच हैव नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। बेसिकली हमें पता है बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो ओवरऑल हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नोड, एवी नोड, एट्रिया, वेंट्रिकल्स के ऊपर। सो नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करवाते हैं। फिर भी हम लोग इनको क्यों यूज़ करते हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर? एक्यूट हार्ट फेलियर में हम इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर ये फ़ौरन से अगर हमें पता है कि इनका नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी है, हार्ट रेट को कम करवाएंगे, हार्ट रेट कम होगा और फर्दर डिजास्टर्स इफेक्ट हमें नजर आएंगे। हार्ट ऑलरेडी फेलियर कंडीशन में है, वो फर्दर ही बीट नहीं करेगा एक्यूट केसेस के अंदर। तो हम इनको क्रोनिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्रोनिक केस में हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जब डिस्चार्ज होता है तो जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आने वाली चेंजेस हैं, ठीक है, एज अ कंपनसेटरी रिस्पॉन्स के रिजल्ट में जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिस्चार्ज होता है तो उसकी वजह से जो नेगेटिव चेंजेस आ रही होती है ना हार्ट के ऊपर,
उसको बेसिकली इनहिबिट करवा रहे होते हैं ये बीटा ब्लॉकर्स। जैसे कि हार्ट रेट जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा होता है ऑलरेडी फेलिंग हार्ट का, और उसकी रिजल्ट में वर्क लोड हार्ट के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा होता है, उसको कम करते हैं। और साथ साथ जो पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग हो रही होती है इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, उसको बेसिकली जो है वो ख़त्म कर रहे होते हैं बीटा ब्लॉकर्स वगैरह। हार्ट रेट को कम करेंगे। दूसरी बात ये कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें पता है कि रेनिन का रिलीज भी काफ़ी ज़्यादा करवा रहा था किडनी से। जब रेनिन का रिलीज कम होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, देन एंजियोटेंसिन 2 कम बनेगा, और एंजियोटेंसिन 2 कम बनेगा तो बाकी सारे इफेक्ट्स वही होंगे जो कि हम लोगों ने एंजियोटेंसिन 2 एस इनहिबिटर्स के अंदर या ARBs के अंदर पढ़े। ठीक है। थर्डली ये हमने बात कर ली कि रीमॉडलिंग, हाइपरट्रॉफी और सेल डेथ जो है ये जो नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से हो रही होती है उसको इनहिबिट करवा रहा होता है। सो दैट्स वाई ये बीटा ब्लॉकर्स आर वेरी हेल्पफुल इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर। इवन ये मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को जो है वो डिक्रीज कर रहे होते हैं इन द लॉन्ग रन।